नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी सभ्यता जो 1000 साल तक फली फूली उसके बाद अचानक से गायब हो जाती है, ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के उद्गम के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ओरिजिनेशन थ्योरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उद्गम के बारे में दोस्तों हमारे विद्वानों के द्वारा दो थ्योरीज को प्रोपोगेट किया जाता है। पहला थ्योरी है जिसको हम डिफिनिस्ट थ्योरी का नाम देते हैं, जिसको हिंदी में हम वैदेशिक उद्गम का भी नाम दे सकते हैं। और दूसरा थ्योरी होता है दोस्तों जिसको हम इंडिजिनस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी भाषा में हम स्थानीय उद्गम का नाम देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनिस्ट थ्योरी, जिसको हम कहते हैं वैदेशिक थ्योरी, जिसको हम कहते हैं वैदेशिक उद्गम। तो चलिए दोस्तों, वैदेशिक उद्गम यानी कि डेफिनिस्ट थ्योरी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सारे विद्वानों का मतभेद है कि जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत हुआ तो इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ये विद्वानों के अंदर बहुत ज़्यादा मतभेद का एक टॉपिक है जो विवाद से भरा हुआ है दोस्तों। लेकिन डेफिनिस्ट थ्योरी ये कहता है कि इसके बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इस पक्ष का समर्थन करते हैं कि दक्षिणी मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोग ही इसके जनक माने जाते हैं। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुआ करता था दोस्तों, जो कि दजला और फरात दो नदियों के बीच में यह सभ्यताएं प्रफुल्लित हुई। तो वहीं से इस सारे विद्वानों का मतभेद है। दजला और फरात जैसे दो नदियों के बीच से जब उद्गम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुआ तो वहाँ पे सुमेरियन के लोग ही हड़प्पा सिविलाइजेशन के जनक माने जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सी कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे दोनों ही सिविलाइजेशन किसी न किसी नदी के बीच में ओरिजिनेट हुई थी। यदि हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन सिंधु या इसकी ट्रिब्यूटरीज नदियों के इर्द गिर्द उद्गम में आई हुई थी, जैसे कि रावी और बहुत सारी नदियाँ इसके ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। यदि हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का बात करें तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दजला और फरात जैसे दो नदियों के बीच में ये सिविलाइजेशन उद्गम में आई हुई थी। यदि हम दूसरा इसमें समानताएं खोजें दोस्तों, तो दोनों ही सिविलाइजेशन अपने अपने कालखंड में पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया करते थे। और यदि हम तीसरे समानताएं की बात तो अर्थव्यवस्था का जो आधार हुआ करता था इन दोनों सिविलाइजेशंस के अंदर, वो हुआ करता था कृषि को ही ये लोग आधार मान करके अपने अर्थव्यवस्था को चलाया करते थे दोस्तों। लेकिन बहुत से सारे ऐसे भी कारण है जो इन दोनों सिविलाइजेशंस के अंदर असमानताएं का भी रूप देती हैं। जैसे हड़प्पा वासियों पक्की ईंटों का तो प्रयोग करते थे, वहीं पे मेसोपोटामिया के लोग भी किया करते थे। लेकिन हड़प्पा वासियों जिस व्यापक रूप पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे, उस व्यापक रूप पे मेसोपोटामिया के लोग ईंटों का प्रयोग नहीं किया करते थे दोस्तों। यदि दूसरी असमानताएं की यदि हम बात करें तो उसमें यह देखा जा सकता है कि हड़प्पा वासियों के लोग जिस भी नाप तौल का जिस रेशियो का यूज किया करते थे, उस रेशियो का यूज मेसोपोटामिया के लोग नहीं किया करते थे। यदि तीसरी असमानताएं की बात करें हम दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल का खेती किया करते थे और वो हाथी को पाला करते थे। लेकिन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस के अंदर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। इसका ऐसा कोई भी साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है। यदि चौथी असमानताएं की बात करें दोस्तों, तो बात आती है लिपि पर। हड़प्पा वासियों के द्वारा दिया गया लिपि एक पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में है, जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। इसीलिए इस कालखंड को हम आधे ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल एज के अंतर्गत रखते हैं। वहीं पर यदि हम बात करें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का, तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट लगभग पढ़ा जा चुका है। ऐसे ही बहुत सारे असमानताएं होने के कारण विद्वानों के अंदर मतभेद हुआ और डिफिनिस्ट थ्योरी का रिजेक्शन हो गया दोस्तों। इसके बाद आता है दूसरा थ्योरी, जिसको हम इंडिजिनस थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्थानीय उद्गम के बारे में अब हम बात करेंगे। स्थानीय उद्गम के बारे में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो हमारे स्थानीय नौपाषाण कालीन बस्तियां थीं, वहीं से इस उद्गम के बारे में देखा जा सकता है। और ये थोड़ा अपना प्रतीत भी होता है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस को इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ना
उद्गम के मामले में थोड़ा विवादित हो सकता है। इसीलिए नवपाषाण काल, जिसको न्यूलिथिक पीरियड कहा जाता है, उसकी कुछ पुरानी बस्तियां जो हड़प्पा सिविलाइजेशंस का एक ओरिजिन के फॉर्म में देखा जा सकता है। यदि हम बात करें 7000 ईसा पूर्व के आसपास, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह है बहुत ही प्रसिद्ध, मेहरगढ़। तो इस मेहरगढ़ में गेहूं और जौ का कृषि किया जाता था और भेड़ और बकरियों को पाला जाता था। तो पहला यह संकेत ऐसा था जहाँ पे कृषक बस्तियाँ को बसाई जाने लगी। लेकिन ये अभी बड़े पैमाने पर बस्तियाँ नहीं बसाई जाती थी। छोटे मोटे एरिया पे ये लोग अपना बस्ती बसाते थे और वहाँ पे अपने जीवन यापन को गुजारा किया करते थे। अगर इसी टाइम फ्रेम को आगे बढ़ा के देखा जाए दोस्तों, तो 5000 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि घास फूस और कुछ कच्चियों मिट्टियों का झोपड़ियों का निर्माण प्रारंभ होने लगता है। और लोग जो पहले शिकार किया करते थे, अब उनको शिकार न करके उन सारे जानवरों का पालन पोषण किया करने लगे। क्या आपको पता है जिस जानवरों का सबसे पहली बार डोमेस्टिकेशन हुआ था, वह एक कुत्ता हुआ करता था। तो वैसे ही व्यापक लेवल पे अब अनाजों का प्रयोग होने लगा, कृषि होने लगा। तो उसके बाद सवाल उठता है कि ये जो व्यापक मात्रा में सरप्लस प्रोडक्शन आया है अनाज के रूप में, इसको कहाँ पे रखा जाए। तो इसीलिए लोगों का धीरे धीरे ध्यान मिट्टियों के बर्तन की तरफ गया, जिसको हम मृदभांड या पोएट्री कहते हैं। तो लोगों ने वहाँ पर पोएट्री का निर्माण करना चालू किया दोस्तों। उसके बाद यदि हम 3500 ईसा पूर्व के आसपास की बातें करें, तो लोगों ने बड़े लेवल पर मृदभांडों का प्रयोग किया और मृदभांडों पर प्रयोग करने के बाद उसमें अलग अलग चौक से कलरिंग करने लगा, डिजाइन देने लगे। मतलब कि मृदभांड को सजाने का तरीका लोगों ने शुरुआत कर दिया था दोस्तों। इसी प्रकार से मृदभांडों का वहाँ पे व्यापक लेवल पर क्षेत्रीय परंपराएं का भी प्रतिष्ठा चालू होने लगी। छोटी छोटी कृषक बस्तियां धीरे धीरे कब नगरों की ओर संकेत होने लगी, परिवर्तित होती चली गई, ये हड़प्पा वासियों को भी नहीं पता चला। और वो अपने कृषक क्षेत्र से होते हुए अपने कच्चे मिट्टी का प्रयोग करके जो झोपड़ी बनाते थे, वो आबादी के क्षेत्र से बढ़ते 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 वो परिवर्तित होकर के एक नगर में तब्दील हो गई। नगर में तब्दील होते ही दोस्तों इस नगरों को पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ बनाया जाने लगा। पश्चिम में हम ये देख सकते हैं कि उधर दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत का मतलब होता है दोस्तों फोर्टिफिकेशन। एक ऐसा नगर जो पूर्व से लेकर के पश्चिम की तरफ फैला हुआ था, और पश्चिम मतलब कि वेस्टर्न पार्ट में फोर्टिफिकेशन का हमें साक्ष्य मिलता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब कि किलाबंदी, चारों तरफ से उसका घेराव हुआ करता था। और यह परिवर्तन कुछ न कुछ ऐसा संकेत दे रहे थे जो बाद में जाकर के भारत के इतिहास का पहला प्रथम नगरीय क्रांति हुआ, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे इंफॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।